तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर। कल्चर जो आप देखेंगे इसमें सबसे पहला समझिए कि कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। तो कल्चर एक वर्ड है और कल्चर संस्कृति का जो अंग्रेजी होता है वो कल्चर होता है। और कल्चर का मतलब होता है उत्पादन, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और प्रोडक्शन के साथ साथ इसे क्रिएशन कहते हैं, क्रिएशन से संबंधित है। इसे हम हिंदी में एक और शब्द कहते हैं सृजन, है ना। तो उत्पादन हुआ या सृजन हुआ, इससे संबंधित है कल्चर। आप याद कीजिए एग्रीकल्चर हम लोग बोलते हैं ना, तो एग्री में भी क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है। तो एग्रीकल्चर इज आल्सो काइंड ऑफ कल्चर दैट इज रिलेटेड टू क्रिएशन और प्रोडक्शन, क्लियर है ना। तो संस्कृति का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, संस्कृति कहीं न कहीं उत्पादन से संबंधित है, नंबर वन। दूसरा आप समझिए कि कल्चर क्या है, तो इसका मैं अभी डिटेल कराऊंगा, लंबा चौड़ा कराऊंगा। तो संस्कृति का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्कृति का मतलब होता है, दूसरा मतलब संस्कृति का मतलब होता है इंटरनल ब्यूटी। क्या होता है? इंटरनल ब्यूटी होता है इसका मतलब, या आंतरिक सुंदरता होता है। इसके बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, इसका नैतिकता से संबंध होता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है, मोरालिटी से इसका संबंध होता है। इसका संबंध किससे होता है? ट्रूथ से होता है। इसका संबंध सत्यता से होता है ना। और यह इसे कहते हैं आंतरिक सुंदरता कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मनुष्य के जो आंतरिक विकास होता है वह अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों को ढोता है, कहीं न कहीं वह संस्कृति का अंग होता है। संस्कृति कल्चर की जब हम बात करते हैं उसमें कई चीज होते हैं कल्चर में। जैसे कल्चर का ही एक धर्म जो है वो कहीं न कहीं कल्चर से मिला जुला होता है। कहीं कल्चर जो होता है उसके केंद्र में रिलीजन होता है, धर्म होता है। आखिर जो संस्कृतियां होती हैं वो धार्मिक आधार पर भी विकसित होती है। लेकिन फिर भी कई दफा आपको यह देखने को मिलेगा कि जो संस्कृति होती है वो धर्म से स्वतंत्र होता है, ठीक है। अगला इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो संस्कृति में और सभ्यता में, है ना, डिफाइन करने के बाद बात ये जब आगे बढ़ते हैं तो इस संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। तो संस्कृति का आपने मोटा मोटी क्या देखा कि भाई संस्कृति क्या है। तो संस्कृति को देखा कि यह मनुष्य क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संस्कृति क्या होती है, ट्रांसफर होती है या आगे बढ़ती है, और उससे निरंतरता उसमें आता है कि नहीं। तो अब देखिए दो चीजें होती हैं जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। एक होता है निरंतरता जो होता है जिसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं, और एक होता है बदलाव जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। तो कोई भी चीज एक बदलाव होता है और एक निरंतरता होता है। और संस्कृति की जो धारा होती है, जो फ्लो ऑफ कल्चर होता है, वो इसी तरीके से आगे बढ़ती है। एक संस्कृति जो होती है, जो कल्चर होती है, वो समन्वित कल्चर होता है, जो मिक्स्ड कल्चर होता है। उसमें आप देखेंगे कि कई नई चीजों को अपने आप में समावेशित कर लेती है और कई पहले की चीजों को भी आगे वो निरंतरता देखने को मिलती है। तो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आपको दो धाराएं देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगी निरंतरता और दूसरा आपको मिलेगा बदलाव। One will you will see continuity and another you will see some changes in the culture. So our culture, and when we speak about Indian culture, this is a gist of all the culture, or this is a mixed and defined culture in which we have a different elements, we have different cultural activity or characteristics. जैसे आप शुरुआत करते हैं, when we begin with Harappan civilization, we have seen the mix up of आप उसमें देखा होगा कि प्राकृतिक और पुरुष का जो मिश्रण है, और उसमें एक वर्ड आता है जो आप देखेंगे कि शिव की बात है, शिव जिसे हम रुद्र या फिर रुद्र तो खैर वेद में है, उनका नाम है, और वहाँ पशुपति के नाम से देखते हैं, राइट। तो पशुपति शिव के साथ देखते हैं और उनका पार्वती के साथ मिलन आप देखते हैं, राइट, दोनों। और इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना हो गई। शिव को क्या कहा गया है? अर्धनारीश्वर। अब जब अर्धनारीश्वर की कल्पना आप करते हैं तो आप समझिए कि इसमें दो संस्कृतियों का मेल हो रहा है। यहाँ भी आप मेल की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, राइट। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मेल की बात है, तो सबसे पहले जो संस्कृतियों का जो मेल की बात होती है वो हम लोग वहीं से देखते हैं, अर्धनारीश्वर की दृष्टि से देखते हैं। और शिव का एक तरह के शिव की जो विशेषता है वो आर्य और अनार्य संस्कृतियों के बीच के मेल को भी दर्शाता है। क्योंकि यह जो शिव है वो आप देखेंगे कि दोनों तत्व में पाए जाते हैं, अनार्य संस्कृति में भी और आर्य संस्कृति में भी देखने को मिलता है। फिर जब हम इसकी धाराओं जब आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम क्या देखते हैं, त्रिदेव की संकल्पना होती है। तो कहीं ना कहीं ये तीन बैकग्राउंड लेकर के सामने आते हैं। कल्चर का क्या होता है, मिक्सअप होता है। और फिर आप ये भी देखे होंगे कई संस्कृतियों का समन्वय जब आप देखेंगे, संस्कृतियों के टकराव की बात की है, समन्वय की बात पहले कर लेते हैं।
तब आप जब देखेंगे तो देखिए कि आपके पंचायतन शैली का विकास हुआ तब होता है, है ना। थिंक वो जो पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स या फिर आर्किटेक्ट, तो उसमें देखिए मंदिर में 5 ईश्वर की वहां पर स्थापना होती थी। जो मुख्य ईश्वर होते थे, मुख्य देवता होते थे, जो है ना, जो मेन जो सेंट्रल जो डेटी होते थे, that was placed in the center of the temple and the other 4th deities are placed in the corners. मेन जो मुख्य देवता होते थे वो होते थे सेंटर में, और जो कोना में होते थे वो सहायक 4 देवता होते थे। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अलग अलग संस्कृति के बाकी देवता का भी वहां पर समावेश होने लगा, समझ रहे हो ना। तो अब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जितने भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो या फिर बौद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म हो, लिंगायत हो, ये सारे के सारे अब धीरे धीरे देखिए एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। चाहे वो बिल्डिंग टेम्पल्स हो, टेम्पल बिल्डिंग्स हो, उसके स्टाइल हो, स्टैचू का हो, या स्टैचू में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स वगैरह हो, सब में आपको एक रूपता देखने को मिलेगी, राइट। और फिर जब लेटर गुप्ता आप देखते हैं तो लेटर गुप्ता में आप जब देखेंगे कि वहां पे थोड़ा सा चेंज होता है, सोसाइटी में चेंज होता है। आप जैसे मैंने आपको बता भी रहा था, जब आपको पूरा थ्रू आउट जो इंडियन कल्चर के बारे में लिखवा रहे थे, एकदम स्टोन एज से लेकर के आपको कहाँ तक छोड़े हैं, हाँ, प्री मेडिवल एरा तक आपको हम छोड़े हैं। तो उसमें आप देखे होंगे कि जो प्री मेडिवल एरा है, दैट इज व्हाट जो पोस्ट गुप्तन एरा है, उसी को हम कहते हैं, है कि नहीं। तो उसमें क्या था कि बड़ा एम्पायर क्या किया था, डिफाइन किया था, नहीं इसी को एक डीके शब्द कहा गया है। और आपको एक हिस्टोरियन, आप एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, आर एस शर्मा की पढ़ते हैं, तो आर एस शर्मा ने ही ये बात कही है कि ये जो टाइम है पोस्ट मौर्यन का, तो पोस्ट मौर्यन का जो टाइम है, इसमें विघटन हुआ है, एक बड़ा साम्राज्य गिरा है, और बड़ा साम्राज्य जब टूटा है तो जो शहर थे वो शहर भी धीरे धीरे गिरने लगे थे। मतलब गिरने का मतलब कॉन्सेप्ट यह हुआ कि अर्बनाइजेशन जो था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, और सब उन्होंने इसके लिए दिया था कि नगरीकरण का विघटन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्बन डिके। तो अर्बन डिके का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, अरे सर ने दिया था, और उसी किताब में आपको पढ़े भी उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यह जो काल था वो काल है जिसमें जो शहरीकरण है, जो नगरीकरण है, वो कमजोर होने लगा धीरे धीरे। और यही कारण था कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट था, वो भी कमजोर होने लगा। लेकिन आप याद कीजिए, मैंने आपको क्या लिखवाया, एक बात लिखवाया था कि आर्थिक गतिविधि कमजोर हुआ नहीं। मैंने आपको यह बताया था कि आर्थिक जो समृद्धि थी और बढ़ गई, ये आर्य शर्मा के अगेंस्ट था, आर्य शर्मा ने ऐसा नहीं लिखा। तो और भी हिस्टोरियंस हैं, आपको पता ही है, क्योंकि एक टाइम आया जब बाकी के हिस्टोरियंस वगैरह भी तो फेमस हुए, राइट। उसमें जैसे वीडियो उपाध्याय वगैरह हैं, उनका एक थीसिस था और उनका काफी फेमस भी हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या लिखे थे, राइटिंग में अपना चेंज किए थे और उसमें वो लिखे थे। तो क्या होता है कि आपने देखा था कि जो हिस्टोरियोग्राफी होता है, वो हिस्टोरियोग्राफी को हम लोग 2 या 3 भाग में हम लोग बांटते हैं हिस्टोरियोग्राफी को, मूलतः मेनली। एक होता है कॉलोनियल एंड इन कॉलोनियल विल फाइंड 3, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट एंड यूटिलिटेरियन। ये 3 आपको मिला था ना। कॉलोनियल जो हिस्टोग्राफी है उसमें आपको 3 तरह के हिस्टोरियंस मिले थे, देखने को भूल गए। एक थे इंपीरियल थे, इंपीरियल तो है ही, सब सब इंपीरियल ही है। एक थे ओरिएंटलिस्ट थे, दूसरा एंग्लिसिस्ट थे, एंड द थर्ड वाज यूटिलिटेरियन। और सबका अप्रोच कहीं न कहीं अगेंस्ट इंडिया था ही, और वे बताने का प्रयास कर रहे थे कि इंडियंस कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। और वही दूसरी तरफ हमने एक और लिखा नेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्ट। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में आया मॉडर्न हिस्टोग्राफी से हम कहते हैं, जो बिल्कुल डिफाइंड है, जो मिक्स्ड है, और उसमें जो जो गलत चीजें हैं उसको हटाया गया है, और जो अच्छी चीजें हैं उसको मिलाया गया। अच्छी या गलत नहीं, जो ऑथेंटिक है उसे, जिसमें रिसर्च ज्यादा हुआ है, और रिसर्च जितना ज्यादा बेहतर होगा, होता क्या है कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट होता है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी जो नया नया आते जाता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी रिसर्च को और अपडेटेड और अपग्रेडेड करते हैं, राइट। एंड व्हेन आवर रिसर्च आर अपडेटेड एंड अपग्रेडेड, न्यू इंफॉर्मेशन अराइव्स टू अस। और जब नया इंफॉर्मेशन आता है तो उसके आधार पर हिस्टोग्राफी क्या होता है, फिर से होता है। इसी को रीराइटिंग ऑफ हिस्टोग्राफी कहते हैं। तो नई नई चीज हमारे सामने जैसे जैसे चला आएगा, वैसे वैसे हमारे जो पढ़ने की जो सामग्री है वो और ज्यादा समृद्ध होती चली जाएगी, राइट। समझ रहे हैं ना। तो हुआ था क्या कि उस टाइम में आप देखेंगे कि कई छोटे छोटे शहर भी कई बने थे, नए नए सेंटर इमर्ज होकर आ रहे थे। और जब नए नए सेंटर इमर्ज होकर के आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नगरीकरण, उसको हम अर्बनाइजेशन करते हैं, डीअर्बनाइजेशन नहीं करते हैं, डीके नहीं करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन का आंकड़ा पहले कितना था और आज कितना है, यही कहते हैं ना। हमें थोड़ी बात करते हैं कि उस शहर क्या हुआ, उस शहर का क्या हुआ। वी आर नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ एनी पार्टिकुलर सिटी एंड टाउन। हम ओवरऑल स्टडी करते हैं ना।
तो ओवरऑल स्टडी जब उस टाइम में आप करेंगे तो आप पाएंगे कि नए नए शहरों की संख्या ज्यादा थी और नए नए ज्यादा शहर बन रहे थे, तो अर्बनाइजेशन तो ज्यादा हो रहा था ना। और अर्बनाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। और एक्सपेंशन हो रहा था एग्रीकल्चर को, मैंने आपको पहले बता दिया था कल, किसके माध्यम से, लैंड डोनेशन के माध्यम से। लैंड डोनेशन के माध्यम से जो अनफर्टाइल लैंड थे, जो बैरन फील्ड थे, दे वर ब्राउट अंडर द कल्टीवेशन एंड द न्यू फार्मर क्लास केम टू एक्जिस्टेंस। जो ट्राइब ग्रुप थे वो ट्राइब क्या बन गए, फार्मर बन गए। वेन बिकम फार्मर ही बिकम, धीरे धीरे उनको भी जमीन मिलने लगा। जो बहुत बौद्धिस्ट थे, ब्राह्मण्स थे और ये थे अधिकारी लोग थे, उनकी अपनी जमीनें थे, उनको जमीन भी देने लगे। जैसे देखिए बहुत सारी जमीनें हैं और आप उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसके बदले में आपको भी कुछ जमीन देके छोड़ दूं। ऐसे करते करते उनके पास भी जमीन होने लगा एंड नाउ दे बिकम अ प्रोमिनेंट क्लास, और खुद भी एक प्रोमिनेंट क्लास बनने लगे। अब इस तरीके से फ्यूडलिज्म की जो बात हो रही थी कि फ्यूडलिज्म का विकास हुआ, तो नए नए फ्रूट्स भी आए। अब नया सेंटर ऑफ पावर बन रहा है, नया शहर भी बन रहा है। इसीलिए इकोनॉमिकल अगर बात करें हम गतिविधि के माध्यम से, गतिविधि के बारे में, तब वो जो काल था, जो टाइमिंग था, वो सुगमता जिसे कहते हैं या फिर पिरियड कहते हैं, वो बड़ा बेहतरीन काल था और अच्छा काल था। आगे समझ में। इस तरीके से जो हम बात यहाँ पर करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर में आप समझ लीजिए कि मेन कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फर्क है। तो कल्चर डिनोट्स द इंटरनल ब्यूटी ऑफ अ पार्टिकुलर या फिर पार्टिकुलर टाइम एरा, उस एरा की बात करता है कि नहीं। और इसमें एक बात है, यह नैतिकता और सत्य से संबंधित होता है, उसमें एक वैल्यूज होता है, एथिक्स होता है, लेकिन कल्चर में सब नहीं होता। अब बात जब हम कल्चर की करते हैं और संस्कृति में बताया, संस्कृति की धारा होती है। आज की जो आज का जो संस्कृति है वो कहीं न कहीं पिछले कई संस्कृतियों से जुड़ा हुआ और उसमें उसका समावेश रहेगा, क्योंकि वहां से उसमें निरंतरता कुछ न कुछ जरूर रही होगी। लेकिन सभ्यता में ऐसी कोई बात नहीं है। सभ्यता हर अलग अलग टाइम का अलग अलग डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि जो सिविलाइजेशन डिनोट्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यह एक बाहरी विकास से संबंधित है, एक बाहरी तत्व को बताता है। समझ में आ रहा है ना। सो व्हेन वी टेक एग्जांपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी टेक एग्जांपल्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, या फिर आप 6th सेंचुरी बीसी जिसे बौद्धिज्म काल कहते हैं उसका सिविलाइजेशन, और वी टेक मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स इन देयर मीनिंग्स, राइट। तो संस्कृति आप समझ गए होंगे संस्कृति क्या है। अब इस संस्कृति में और हम जब आगे बढ़ाएंगे और मेडिवल हिस्ट्री, तो जब हम मेडिवल इंडिया में आएंगे तो मेडिवल इंडिया में देखेंगे कि एक नई तरीके के धार्मिक तत्व हमारे यहाँ दस्तक देता है, जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो जब इस्लाम का यहाँ आगमन होता है और यहाँ ऑलरेडी पहले संस्कृति चल रही थी, तो शुरू में तो टकराव होगा, लेकिन टकराव के बाद फिर क्या होगा, कहीं न कहीं एडजस्टमेंट होता है कि नहीं। तो एडजस्टमेंट जब धीरे धीरे होने लगा, तो ये जो कल्चर, आप नई तरीके कल्चर एक दूसरे कुछ न कुछ चीजों को एडजस्ट करेगा। अब कल्चर में ही खान पान भी आता है, तो भोजन भी कल्चर का है, फूड वगैरह सब कल्चर का है, भाषा, रहन सहन, वस्त्र, कपड़े, ये सब किसमें आते हैं, ये सब कल्चर में ही आते हैं। पहनावा ओढ़ावा, ये सब रीति रिवाज वगैरह, पर्व त्योहार वगैरह, सब क्या है, ये सब कल्चर में आता है। आप इन सब कल्चर में आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिक्सअप होने लगा और एक नई विशेषताएं, एक दूसरे की विशेषताएं इस तरीके से आई। जैसे आपने देखा हो कि बलबन ने खुद किसकी संस्कृति अपनाई थी, फारसी जो दरबार था उसका अपनाया था। कौन सी, नौरोज वाली प्रथा, नौरोज फेस्टिवल मनाना और पौवस सिजदा करना, तो ये सब अपनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि कल्चर के बारे में बलबन का एग्जांपल ठीक नहीं है, कल्चर के बारे में अकबर का एग्जांपल ठीक है ना। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर, क्योंकि यहाँ के जो कल्चर था, लोकल कल्चर था भारत का, उस कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस था। तो जब कल्चर की बात हम करते हैं तो कल्चर में आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में भी कल्चर जो है वो शुरू में कुछ टकराव तो हुआ, विभिन्न कल्चर का यहाँ जब आया तो पीटी में क्वेश्चन भी पूछा, मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच में टकराव और टकराव के बीच सामंजस्य और फिर एक नई संस्कृति का विकास। ये क्वेश्चन था ना, आपकी तो पूछने आया था परसों, मेंस का क्वेश्चन भी सेम है। उस क्वेश्चन को बस आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर यही हुआ, और जब नया कल्चर आता है, रहने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे के बीच में सामंजस्य होने लगता है और कल्चर की एक नई धारा बनती है। अब नई धारा का मतलब क्या होता है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि नई धारा का मतलब यही होता है कि पुरानी, जैसे गंगा एक नदी निकलती है, समुद्र नदी है, और छोटे छोटे बाकी जो नदियां उसमें आती हैं, तो जैसे ही नदियां मिलेगी उसमें तो क्या कहोगे, अब नई नदी निकल गई, आप क्या कहोगे, समृद्ध धारा कहोगे उसे, यही कहोगे ना, क्योंकि अब जो धारा है अब वो समन्वित है, अब ये धारा है, इस तरीके से बात करोगे। तो जिस तरीके से एक पहले जो कल्चर की धारा चली आ रही है वो तो चली आ ही रही है,
और उसमें दो चीजें होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक होता है निरंतरता और एक होता है परिवर्तन। क्या क्या चीज उसमें निरंतरता रहा और क्या क्या परिवर्तन हो। भारतीय संस्कृति अपने जमीन पर खड़े होकर आवाज लगाती है, वो ऐसी नदी है जो अपने जमीन पर खड़े होकर आवाज लगाती है कि दुनिया के जितनी भी समृद्ध नदियां हैं वो हमारे अंदर समाहित हो सकते हो, हम समुद्र हैं। तो भारतीय संस्कृति उस समुद्र के भांति है जो अपने अंदर कई नदियां को समाहित कर लेती है, और उसके बाद वो धारा यहाँ से चलती है, वो धारा और समृद्ध होकर के चलती है कि नहीं बात। तो इस तरीके से आप संस्कृति को हमको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही आधुनिक भारत, जब आजादी के बाद भारत ने क्या बोला, आजादी के भारत ने कहा, आपने देखा होगा आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक भारत में क्या कहा गया है, भारत में अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, और उसे प्रोटेक्शन दिया गया है कि भाई अपनी भाषा, अपनी संस्कृति शब्द का इस्तेमाल है कि नहीं है। तो जैसे संस्कृति आप पढ़ोगे तो आप पॉलिटिकल कोड कर दोगे, नहीं करोगे। तो क्या किया गया, उसमें क्या गया कि भारत में संस्कृति का अपने अभिरक्षण करने का, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस करने का अधिकार सबको। और यहाँ पे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म या जितने भी फेथ हो, और भी कोई अगर फेथ आप मानने के लिए तैयार है तो आप मानिए, ऐसा रोक नहीं है। और तो जितने भी यहाँ पर संस्कृति है, उस संस्कृति की मूल विशेषता को बनाए हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहना, यही भारतीय संविधान ने अपनाया है और आजादी के बाद इसी मूल्य को अपनाया है। आपकी अपनी संस्कृति क्या है, व्यक्तिगत अगर कुछ है तो ठीक है, उस संस्कृति को आप अपने परिरक्षण करते हुए, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस करते हुए एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण जीवन यापन करना, यही भारतीय संस्कृति है। आगे समझ में कहने का मतलब, अब भारतीय संस्कृति के अंदर कई संस्कृतियां हो सकती है, लोकल संस्कृति, जिसे हमने कल पढ़ा था, लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर्स। अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ बगैर एक दूसरे में दखल देते हुए, बगैर एक दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए सौहार्द से रहें, यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। और आधुनिक भारत की जब हम बात करेंगे तो यही हमारी विशेषता है, राइट। अब हम बात करते हैं सभ्यता की, हम बात करते हैं। तो सभ्यता, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सभ्यता होता है, सभ्यता है वर्ड, सभ्यता जो वर्ड है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट को दिखाता है, यह एक एक्सटर्नल डेवलपमेंट को दिखाता है। एक्सटर्नल कैसे, जब हम हड़प्पन सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, भाई से दैट हड़प्पा वाज अ सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वहां पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। तो वेदर द आर्किटेक्चर डेवलपमेंट और आर्ट डेवलपमेंट इसको देखने को मिलेगा, चाहे बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है, ये सब कौन क्या है, डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट, ये सब आ जाता है सभ्यता में आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। तो ये जहां कल्चर, जहां आंतरिक जीवन को डिनोट करता है, दर्शाता है, वही कल्चर बाहरी जीवन को दर्शाता है कि एक व्यक्ति जीवन यापन जब कर रहा है तो उसके आसपास सराउंडिंग किन किन उत्पादों का उपभोग करता है, और उस उपभोग के स्तर को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन, राइट। अब एक बात और देखिए, कोई व्यक्ति या कोई कहते हैं किसी भी समाज का एक अपना संस्कृति सबका होगा, संस्कृति सभी का होगा, लेकिन सभ्यता हर किसी का कहना सही नहीं है। तो यू मे बी कल्चरल, यू मे नॉट बी सिविलाइज्ड, राइट। कह सकते हैं कि वो सुसंस्कृत है, लेकिन नहीं कह सकते वो सभ्य है, इसकी परिभाषा अलग है, राइट। कल्चर तो हर सोसाइटी का होता है ना, नहीं होता है, हर सोसाइटी का अपना कल्चर है। कल्चर का मतलब आप, मैंने आपको भी बताया, जो पहले से चली आ रही धारा है, किस तरीके से उसका सिस्टम है, उसका आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बन जाओगे। जिससे तुम ऑब्जेक्टिव हो, हमको एग्जांपल देने का बताइए, मैंने आपको बताया फूड आपका हो जाएगा, भोजन शैली, भोजन क्या क्या करते हो, क्या किसमें आता है, तुम त्योहार क्या क्या करते हो, उस त्योहार में किस तरीके से तुम संगीत करते हो, किस तरह से गाते हो, बजाते हो, सुनते हो, वो सब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, कल्चर में आता है कि नहीं। आपने ये भी देखा होगा, आप खासकर इंडिया की अगर बात करोगे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, मैंने पहले ही बताया कि इंडियन कल्चर इज वेरी मच रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कल्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्रिएशन एंड एग्रीकल्चर इज द सेम। तो भारत की जो संस्कृति में देखो कि बहुत सारे पर्व, जो त्योहार हैं, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं, ज्यादातर सभी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नहीं, चाहे बिहू हो, ओणम हो, होली हो, ये सब क्या है, ये सब नए फसल के उपलक्ष्य में जब फसल कटता है नया, तो त्योहार मनाए जाते हैं। कल्चर से रिलेटेड आपका लैंग्वेज होता है, बोली जिसे हम डायलेक्ट कहते हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू कल्चर। डायलेक्ट हुआ, फिर भाषा, भाषा एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, डायलेक्ट उससे छोटा कॉन्सेप्ट होता है, उसे वर्नाकुलर भी हम कहते हैं, स्थानीय जो भाषा होती है उसे।
और कुछ हद तक रिलीजन एंड एजुकेशन। तो ये सब अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म में जाते हैं, अगर यू फर्दर क्लासिफाई द वर्ड कल्चर, देन यू फाइंड दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, राइट। और इन द सेम मैनर अगर आप बात करते हैं सभ्यता की बात करते हैं, तो सभ्यता में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, और इसमें सीधे सीधे मैं तो एक बात करके बताया था आपको, मटेरियल्स का इस्तेमाल जो करते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो होता है, भौतिकवादिता कि कितने संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आदमी जब संसाधनों का इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करता है और अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाता है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करता है, अपने जीवन स्तर को उठाता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसी को हम सभ्यता से रिलेट करते हैं, उसी को हम कल्चर सिविलाइजेशन से समझ में आ रहा है। जब हम, बाकी मैं डिक्टेट करा रहा हूं पूरा पैराग्राफ, जब हम बात करते हैं इसकी विरासत की बात करते हैं, तो विरासत यह होता है कि जो हमारे अतीत का पहचान है ना, जो हमारे अतीत का पहचान है, उससे हम अपने जब जीवन में आधुनिकता में आगे बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी हमें अपने अतीत की उस पहचान को हम बनाए रखते हैं, यही क्या होता है, विरासत होता है। और यह भी विरासत दो तरीके का होगा, एक विजिबल होगा, एक इनविजिबल होगा, है ना। एक मूवेबल होगा, एक इमूवेबल होगा, एक दृश्य होगा, एक अदृश्य होगा। दृश्य जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होंगे, रूम्स जो होते हैं, रूम्स का मतलब क्या होता है, उसके अवशेष होते हैं, वो होंगे, है ना। तो दो होंगे, एक होंगे विजिबल होगा और एक इनविजिबल होगा। एक होगा मूवेबल जिसे कहते हैं, या फिर इसे दृश्य कहते हैं, दृश्य कहते हैं, और इसे अदृश्य कहते हैं। दृश्य में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट जिसे कहते हैं, नहीं मोन्यूमेंट्स आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, जो आर्ट्स होते हैं वो आ जाएंगे। कौन से आर्ट्स आ जाएंगे इसमें, बाकी के जैसे डांस फॉर्म आ जाएंगे, है ना। आपका इसमें आ जाएगा म्यूजिक्स वगैरह आएंगे, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ आ जाएंगे। ये सब इंटरनल ब्यूटी ऑफ इंडिविजुअल है कि नहीं, ये सब आ जाएंगे इसमें, राइट। आपको पता है कि जो हेरिटेज है वो यूनेस्को क्या करता है, इसको प्रिजर्वेंस करता है, प्रिजर्व करता है इसको यूनेस्को। यूनेस्को एक ऐसी बॉडी है, और भारत के बहुत सारे साइट जो हैं वो वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। जैसे बगल में आपका महाबोधि टेम्पल है, वो भी लिस्टेड है। नालंदा महाविहार उसमें लिस्टेड है। तो इस तरीके से आप हेरिटेज का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इट नीड्स प्रिजर्वेंस, जिसे हम प्रिजर्व करते हैं। यह अतीत का है, ये इतिहास की है, या फिर ऐतिहासिक परंपराओं का परंपरा होता है, या ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, जिसे हमें क्षीण होने से बचाना है उसको। इसीलिए हम क्या करते हैं कि विरासत को क्या करना है, हमें संभाल कर रखना है। तो इसमें प्रोटेक्शन का भी काम चल रहा है। धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें अपना बजट को बढ़ा रही है, बजट बढ़ा करके इसमें काम कर रही है, और धीरे धीरे इसके तहत हमारा काम हो रहा है। चाहे आप हम्पी के टेम्पल चले जाइए, या फिर आप सोमनाथ जाइए, कोणार्क जाइए, या फिर आप ताजमहल जाइए, तो इन सबको प्रिजर्व करने का काम हो रहा है, ताकि जो हमारा हेरिटेज है वो सुरक्षित रहे। एक और फायदा है यहाँ से, अब हमें ये भी आता है, रेवेन्यू भी आता है। रेवेन्यू आता है किस तरीके से आता है, क्योंकि पर्यटन टूरिस्ट स्पॉट है, और टूरिस्ट स्पॉट है तो हमें इससे क्या आता है, रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा यह हमारा सॉफ्ट पावर है। किसी भी कंट्री के दो पावर होते हैं, है ना। तो किसी भी कंट्री के दो पावर होते हैं, एक सॉफ्ट पावर होते हैं, एक हार्ड पावर होते हैं। हार्ड पावर तो नॉर्थ कोरिया के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है ना हार्ड पावर, लेकिन सॉफ्ट पावर तो जिम्बाब्वे के पास भी है, बेचारे के पास। क्रिकेट खेलता है जिम्बाब्वे, आज सब लोग नाम जानता है। तो समझ लीजिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्री, न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्री भी जिम्बाब्वे के नाम जानते ही नहीं जानते हैं। और क्यों जानते हैं, उसने क्या ऐसा करामात किया है, कुछ नहीं किया है, वो तो क्रिकेट खेल दिया। तो क्रिकेट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं। तो सॉफ्ट पावर में भारत दोनों पावर से स्ट्रांग है ना। भारत का हार्ड पावर भी है, कौन सा बम नहीं है जो दुनिया के पास हमारे पास नहीं है। आज सारे हथियार एक से खतरनाक जखीरों का जाल है भारत के पास,
और दूसरे तरफ सॉफ्ट पावर में भी हमारे पास सब कुछ है ना। क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, नेशनल गेम्स में उसमें क्या बोलते हैं उसको, ओलंपिक में अच्छा खेलते हैं, हॉकी में अच्छा खेलते हैं, वेट लिफ्टिंग में अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल में पीछे हैं, कोशिश जारी है उसमें आगे बढ़ने की कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, है ना। योगासन वगैरह हमारा एक बहुत बड़ा पावर है आज दुनिया के सामने। वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है एंड आवर गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग बेस्ट, है कि नहीं। आयुर्वेदा इज सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा नाउ, वी आर गिविंग द स्लोगन ऑफ वेजिटेरियन एंड टेलिंग द बेनिफिट ऑफ द सेम, और उसमें भी दुनिया धीरे धीरे मूव कर रही है। तो ये सब हमारा सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर में भारत की सॉफ्ट पावर है और भारत का हार्ड पावर है, दोनों है। ज्यादा कारगर आपको सॉफ्ट पावर करता है क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं होता है, ऐसे ही लोग आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो हेरिटेज साइट है वो सॉफ्ट पावर के रूप में काम करती है कि नहीं, सॉफ्ट पावर के रूप में काम करती है। आप तो पीसा की झुकी मीनार का नाम जानते हैं, उसके लिए कोई बमबारी नहीं करता, ऐसे ही आप जानते हैं। हालांकि पीसा की जो झुकी मीनार है वो एग्जाम्पल आपका किसका है, कौन से फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो गिरेगा। मतलब आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण का जो है वो बिगड़ जाएगा और दूर गिर जाएगा। वो होगा तो देखेंगे। लेकिन अभी आप समझे बुर्ज खलीफा का नाम आप सुने हैं ना, क्यों सुने हैं आप, क्योंकि उसका क्या है, वो उस तरीके का स्ट्रक्चर उसका बनाया है। इस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितना हमारा आता जाता है उसके बारे में, जैसे आप देख लीजिए दुनिया के इतने सारे बहुत कंट्रीज हैं, and when they visit they all know about बिहार, उन्हें सब पता है, इंडिया के साथ साथ बिहार के बारे में भी पता है, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ महाबोधि टेम्पल गया, बोध गया, उसके बारे में जानते हैं, वो लोग विजिट करते हैं, अपने अपने कल्चर के बारे में जब वो पढ़ते हैं कि दे आर वेरी मच रिलेटेड टू बौद्धिज्म। जैसे बौद्धिज्म की बात करेंगे तो दे विल थिंक ओरिजिन ऑफ बौद्धिज्म, तो ओरिजिन ऑफ बौद्धिज्म का मतलब क्या समझते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म से नहीं, महात्मा बुद्ध को क्या एनलाइटमेंट से, और उनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला था, बुद्ध गया मिला था नहीं। तो इस तरीके से ये सब क्या होता है, हमारा सॉफ्ट पावर होता है, जो आपका हेरिटेज साइट जो कहीं सॉफ्ट पावर काम करती है और आपको रेवेन्यू भी जनरेट करती है। तो जब हम मॉडर्न टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। तो संस्कृति और विरासत का मतलब समझ में आ रहा है आपको ना, संस्कृति विरासत कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो है, तो कहीं का विरासत देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संस्कृति कैसी रही होगी वहां की, है कि नहीं। जैसे आप ये समझने का प्रयास कीजिए, जब हम कॉइन्स हम देखते हैं कहीं का, नहीं आप एडिक्ट्स देखते हैं कहीं का, जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट्स देखते हैं या पीरियड आपने देखा, पीरियड पर मैसेज आपने लिखा हुआ देखा, तो उससे क्या होता है कि हम पता करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट कल्चरल एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन, है ना। तो कई इसके तरीके होते हैं पढ़ने के, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम देखते हैं, लिटरेचर देखते हैं, इन दोनों के आधार पर हम उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। क्लियर है ना। तो आप जब बात करेंगे कल्चर की, संस्कृति की बात करेंगे, तो संस्कृति आपको मैं समझा दिया, और विरासत में ही फर्क है कि जो संस्कृति और विरासत, तो विरासत का होता है इसमें जो होता है एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है, और यह क्या होता है हमारे अतीत का गौरवशाली जो पहचान है उसको एक वर्तमान में बनाए रखता है और उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसीलिए इसको हम सुरक्षित रखते हैं ताकि हम अपने संस्कृति को भूल न जाए, क्योंकि ये संस्कृति का कहीं न कहीं एक पहचान जरूर होता है कि नहीं। बुद्ध का मूर्ति कहाँ थी, अफगानिस्तान में थी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, उसको सारा बम से उड़ा दिया, ताकि न रहेगा ना आप याद करोगे कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या थी। वैसे वहाँ पे लोग भी कहीं शांति का मन में आना जाता है कि हम तो भाई हमारी संस्कृति बौद्धिज्म से रिलेटेड थी, तो कहीं ना कहीं हम शांति करें, ये सब नहीं करें, ठीक से रहें। तो इन्होंने क्या कर दिया कि उसे ही उड़ा दिया कि नहीं ये सब कल्चर नहीं है, जो हम कहते हैं वही कल्चर, राइट। तो कल्चर क्या करता है, कल्चर हमें किस तरीके से जीना है उसके पीछे भी हमें एक मैसेज देता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में न तो कोई वहां पर जीरो आपको टेररिज्म दिखेगा, कुछ नहीं है, पीसफुल लाइफ दिखेगा, डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां, और अपने रिलीजन को बहुत ही गौरव से अपने रिलीजन को परफॉर्म भी करते हैं हम लोग, नहीं, और उसके बाद अपने कल्चर को भी बड़े संजोए रखे हुए हैं वहां, एक बढ़िया पूरे दुनिया में पीसफुल कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट फॉरगेट देयर कल्चर, है कि नहीं।
समझ में आ गया सब? अब इसे डिक्टेट करके लिख दीजिए। सबसे पहला शुरू संस्कृति के बारे में। संस्कृति क्या है?